इवनिंग। और भाई 4 सितंबर वाले टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? मैम 4 से टेस्ट नहीं है क्या? मेजर टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट? मैम बस चल रही है। तुम्हें पता ही नहीं है क्या? एकदम अनअवेयर हो? देखो, मैम सर तो बोल रहे थे कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी को है। फर्स्ट को है कि फोर्थ को है? जिस संडे कब आ रहा है? जब संडे आएगा तभी होगा ना। मैम कैलेंडर चेक फर्स्ट को करो। है। फर्स्ट को है संडे। आज 27 है ना? 27, यस 28, मैम। 29, 30, 31। अच्छा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये वीक है, राइट? तो हमारे पास इस वीक ये एक वीक है, इसमें हम लोग देखो हमारे ट्वेल्थ का तो सिलेबस तो मैं करा ही चुकी हूँ, ठीक है। ट्वेल्थ का तो रिवाइज नहीं कराना, बात है इलेवेंथ की। तो इलेवेंथ के लिए देखो क्या स्ट्रेटेजी है अभी हमारे पास। 4 दिन में हम लोग कैसे चलेंगे? हाँ, हमें करना है एक तो वर्क पावर एनर्जी, राइट। और दूसरा क्या है हमारे पास? वर्क पावर एनर्जी के साथ साथ सर्कुलर मोशन है ना। और सेंटर ऑफ मास वाला है, जिसमें हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोलिजन लिख रही हूँ, कोलिजन में सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कोलिजन वाला चैप्टर है। और एक तुम्हारा है रोटेशनल, ठीक है। इस तरीके से है। और हमारे पास एक आज की क्लास है, एक कल की है ना। आज कल और एक थर्सडे, मतलब गुड तीन। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतिष्ठा। तो 3 क्लासेस है। तो आज देखो मैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे कि वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सेंटर ऑफ मास तुम लोगों को नहीं आता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी जरूर कराएंगे। और रोटेशन भी तो है, रोटेशन आती है। रोटेशनल डायनामिक्स तो बहुत। मैम वो इजी है थोड़ा, सेंटर ऑफ मास से। ओके। तो आज देखो मैं सर्कुलर मोशन, मैं या तो सर्कुलर मोशन स्किप कर देती हूँ, कोलिजन और रोटेशन कर लेते हैं, और आज कर लेते हैं वर्क पावर एनर्जी। सर्कुलर मोशन तो तुम लोग खुद भी कर लोगे, राइट? मैम रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा शिवम, बिना रिवीजन के कैसे काम चलेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे। देखो डेली 1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैम। पीवाई क्यूज लगा के जाना भाई, ठीक है। बिना पीवाई क्यूज करे मत चले जाना। ओके सर मैम। अभी उन बच्चों को कराया था। इसमें करो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4। मैम 300।
एक सेकंड, हाँ 300, वेरी गुड। सुरेंद्र तुम्हारा आया? वेरी गुड, 300 एकदम सही आंसर है। टाइम लो बाकी के बच्चे, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे पास ये बॉक्स है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है, इसको क्या करा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स है, मान लो पुलिंग फोर्स, जो इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। अब देखो, इस ब्लॉक का मास m है, तो यहाँ पे एक फोर्स होगा विच इज mg sin थीटा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एक fp है। अब क्या लिखा है कि एक्सीलरेट कर रहा है ब्लॉक, तो एक्सीलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट कर रहा है। और फ्रिक्शन है क्या इसमें? चलो, फ्रिक्शन नहीं है। तो अभी देखो, अगर पुलिंग फोर्स को तुम सिर्फ और सिर्फ लिखते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? मैं जो जिससे मैं कहूँ वही बताएगी पावर का फॉर्मूला। सुरेंद्र का 310 क्यों आ रहा है? सुरेंद्र ना पता नहीं क्या ही करता है। भावना बताएगी पावर का फॉर्मूला। भावना बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इस केस में कौन सा पावर का फॉर्मूला लगाएंगे? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, वर्क वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ कौन सा लगाएंगे? फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। एक्सीलरेशन भी है तुम्हारे पास, तो एक्सीलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड रेस्ट से चला है, तो v निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से। तो तुम्हारे पास v आ गई कितना? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब फोर्स निकालना है। अब फोर्स देखो किसकी वजह से निकालना है, पुलिंग फोर्स। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस पुलिंग फोर्स को mg sin थीटा के बराबर कर देंगे, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ तुम्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इक्वेशन। अगर बैलेंसिंग हो जाएगा तो एक्सीलरेशन तो 0 हो जानी चाहिए, तो क्या लिखोगे? एफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो एफ पी फोर्स बड़ा है, एफ पी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, राइट। ये लगाओगे तो पुलिंग फोर्स यहाँ से कितना आ जाएगा? एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। बोलो, तो थीटा भी है, एम भी है, तो यहाँ से एफ पी आ गया। पुलिंग फोर्स कितना आया है? पुलिंग फोर्स कोई बताएगा? एम ए एक्सीलरेशन 1 है, तो ये एम ए वाला तो 5 हो गया, प्लस एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा? 5 और ये 10, 50। और एम जी साइन थीटा कितना है? ये 30, तो ये 1/2। तो ये हो गया 25 और 5 30, ठीक है। और ये तुम्हारी वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देना, कितना आंसर आ जाएगा? 300 वाट। 30 और ये 10, 300। क्लियर है? तो 300 ही यस तो आया, मैम। 310 कैसे आ रहा था? चलिए, मैम मैंने वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर दी थी। हाँ भाई, ऐसी मिस्टेक मत करो, बेसिक बेसिक में एफ डॉट वी में भी गलती। चलो नाइन्थ करो, नाइन्थ करो। एक मिनट का सवाल है, चलो तुम 2 ले लो। कितनी मैक्सिमम हाइट होगी? 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। उसका वॉल का वो भी नहीं दे रखा क्या उसमें मास?
The holospherical ball of uniform density rolls up to a curved surface with an initial velocity, ठीक है, maximum height with respect to the initial position. बोलो। देखो रोल कर रहा है ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, रोल्स। अगर ये रोल कर रहा है तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी, दूसरी काइनेटिक, रोटेशनल किनेटिक, रोटेशनल, वेरी गुड। एक रोटेशनल, होगी इसके पास रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी होगी और रोटेशनल होगी, है ना। काइनेटिक तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, रोटेशनल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? हाफ आई आई ओमेगा स्क्वायर। और ये स्फेरिकल होलो है, होलो स्फेरिकल बोल के लिए आई कितना होता है? होलो स्फेरिकल बोल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आर ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फेरिकल के लिए आई ओमेगा, तो क्या होता है? आई ओमेगा क्या होता है भाई? ये तो कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर ओमेगा। होलो स्फेरिकल बॉल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? फॉर्मूले भी तो देखो, फॉर्मूले रिवाइज नहीं है अभी। करो करो, सोचो सोचो, हो जाएगा, सोचो। 2/3 में। हाँ वेरी गुड, 2/3 mr² है ना। यस मैम। तो रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। और फिर ये भी आर ओमेगा को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? वी की फॉर्म में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो। इसे हाँ, इसको लिखोगे 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। v को क्या लिखते हैं? आर ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 mr² प्लस में ये क्या था तुम्हारे पास? 1/2। तो करो इसको टोटल ऐड, 2/3 mr² प्लस 1/2, सॉरी ये v²। आर ओमेगा क्या हो जाता है? v। तो 2/3 mv² प्लस 1/2 mv², कितना हो गया? ऐड करना है इसको एक बारी, 2/3 1/3 1/2 को 5/6 mv स्क्वायर। 5/6। तो ये तुम्हारी टोटल एनर्जी है। फाइनली जब जाओगे तो ये सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ 5/6 mv² इक्वल्स टू mgh, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी है? 3। तो ये कितना हो गया? 5/6 इंटू 3 3 जा 9 इक्वल्स टू mgh। तो m से m कट गया, देखो हाइट निकालनी थी ना। और ये तुम्हारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, इसको अपॉन में ले आओ। तो ये कितना आ गया? 1/2 और 6 2 जा 12। सॉल्व करना है इसको, करो यहाँ से, बताओ मुझे h की वैल्यू बताओ सॉल्व करके सेंटीमीटर में। 75। 75 आ रही है, ठीक है 75 आ रही है, वेरी। देखो कुछ नहीं करना था, बस काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता ही है, मैक्सिमम सारी की सारी जो एनर्जी है वो सारी चेंज हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचोगे तो सारी की सारी एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमने क्या किया? सारी एनर्जी को इक्वेट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी विच इक्वल्स टू mgh। h क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर ठीक है, तुम करिए क्वेश्चन नंबर 12 करिए।
समय है 3 मिनट। देखो स्प्रिंग से एक ब्लॉक को बांधा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट से 10 सेंटीमीटर से इसको पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट एक्स सेंटीमीटर इतना है, गिवन है। ब्लॉक पुल्ड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी हमने एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो एनर्जी जब 5 सेंटीमीटर खींचा तो उसके पास इतनी एनर्जी है। तो मुझे बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होएगा। दो केसेस अलग अलग बताए गए हैं कि इस तरीके से स्ट्रेच है, एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, जब इसको 10 सेंटीमीटर खींचा रेस्ट से, ठीक है। तो रेस्ट से 10 सेंटीमीटर खींचा तो दो एनर्जी होंगी पास, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर पे, जब रेस्ट पे था, तो एक बार बताओ जब रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, 0। बस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे कैसे, कितनी होती है स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी भाई। ये हम सब थम्स डाउन क्या कर रहे हो बताओ। मैम अनवर्ड 2 के x 0/2 का होल स्क्वायर। बता दिया भाई। प्रतिष्ठा ने आंसर तो सही दिया है, 67 न्यूटन पर मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहले केस के लिए तुम लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तुम्हारे पास ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर कितना है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। दूसरा केस क्या है, जब 10 सेंटीमीटर खींचा है, ठीक है। तो सॉरी 5 सेंटीमीटर की जगह 0.25 है, सॉरी 0.25, ठीक है। और जब तूने 10 सेंटीमीटर खींचा है तो वो रेस्ट से खींचा है, तो रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस 1/2 के एक्स क्या होता है तुम्हारा, कंप्रेशन या एक्सटेंशन, जितना भी तुमने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है, तो कितने से किया है 10 से, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, यहाँ से आराम से के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। हाफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 13 करना, 13 पर
एफ दिया हुआ है, 2 से 5 के लिए अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है तो वर्क डन निकालो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ डॉट एस। इसका आंसर मुझे कौन देगा, मैं पूछूंगी। शिवम, ठीक है, शिवम का आंसर सही है। बाकी के क्या बताएगी, दिया बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। दिया आंसर बोलो। शिवम का तो सही है आंसर 132। मैम मेरी दिया क्लास कैलकुलेशन में करो कैलकुलेशन कर, भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कंप्लीट करना है ना सबके साथ, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। करना ही क्या था इसमें, इतना तो कुछ था ही नहीं। इंटीग्रेशन था एफ डॉट डी एस, राइट। देखो जब भी इस तरीके से आए कि वाइज, जब भी तुम्हारा फोर्स डिपेंडेंट हो पोजीशन पे, तो जब भी इस तरीके से आए तो समझो इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो इन वाले सवालों को बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, है ना, फोर्स वेरिएबल है। तो भाई वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से एफ डॉट डी एस करके। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 3y स्क्वायर डॉट डी एस, ठीक है। तो डी एस क्या हो जाएगा, देखो ये, हाँ डी वाई, इंटीग्रेशन कर दो इसको 2 से लेके 5 तक, ठीक है। तो डी वाई है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5y, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई क्यूब, और 2 से 5 तक इंटीग्रेशन लिमिट्स रखनी है बस अब तुम्हें। यू विल गेट 132 न्यूटन। वेरी, प्रतीक्षा वेल डन, शिवम वेल डन। क्वेश्चन नंबर 15 करिए, 15वां क्वेश्चन करिए। देखो एक लिफ्ट है जिसका मास 500 kg है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिसेंड हो रही है, मतलब ये एक्सीलरेशन दी हुई है, ठीक है, विद डिसेंडिंग विद स्पीड, सॉरी स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड से डिसेंड कर रही है, ठीक है। इट्स सपोर्टिंग केबल बिगिंस टू स्लिप thus allowing it to fall with the acceleration this। तो एक्सीलरेशन ये है कि जिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो ड्रॉप हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है लिफ्ट की एट द एंड ऑफ द फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर के डिस्टेंस पर जब वो फॉल होगी तो उस टाइम पे उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये बताना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर इजीली यही है, ठीक है। तो मेरे पास ये निकालना है कि जब वो फाइनली जब ड्रॉप होगी उसके पास कितनी वेलोसिटी होगा, उस लिफ्ट के पास कितने सेकंड में, कितने मीटर के डिस्टेंस में, 6 मीटर के डिस्टेंस पे। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 2 मीटर, और वो हर 2 सेकंड से क्या कर रही है, एक्सीलरेट। तो 6 मीटर में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी। सेकंड थर्ड इक्वेशन लगा दो या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लगा दो। v हमें पता ही नहीं, u हमें पता है, दो 2 2 जा 4, 2 एक्सीलरेशन कितना है 2 4, s कितना है 6 6 जो 24, v स्क्वायर कितना हो गया ये 28। 28।
v कैसे, रूट तो नहीं बना, किसका रूट होता है ये? कोई बात मैम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे। हाँ फॉर्मूले में रख दो, जरूरत नहीं। 500 इंटू 28, तो ये कितना हो गया? 16। 16 5 का कितना हो गया? 90 नहीं 80 ना, 800 8 ये हो गया 80 और ये तो 8000 किलो जूल, तो ये कितना किलो जूल हो गया? 8 किलो जूल ना। इजी था ये भी। आंसर में कर लेते हैं एक बार भाई, 14 का, 14 नहीं 15, 3, ये 16 5 जो कितना होता है? मैम 7000 जूल आ रहा। ये 7 है कि 8 है? मास कितना है? 500 7 आ रहा। 530 16 5 का कितना होगा? 16 5 का तो 80 होता है। 80 मैम 14 होगा। 16 हो गया उसकी जगह गलती से। हाँ सॉरी भाई, ये 14 आएगा, राइट, ये 14 होगा। तो 14 5 आप ठीक है, 7, ठीक है, 7 किलो, यही आंसर है। देखो इस बस ये वाले क्वेश्चन भी सिंपल सी बात है, तुम्हारे किससे सॉल्व हो गए? इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं। अभी तुम करिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करना एक बार, होता है कि नहीं? 16 को ट्राई करो। मास दिया हुआ है, इनिशियली रेस्ट पे है, स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट पावर। तो कांस्टेंट पावर मतलब फोर्स है, किसी कांस्टेंट फोर्स से कोई बॉडी यूनिडायरेक्शनली मूव कर रही है और ये डिस्प्लेस करती है इतना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? एम डी वी बाई डी टी, और ये तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हें पावर डीवी बाई डी टी को भी फिर चेंज कर लो, डीवी बाई डी टी, और ये है तुम्हारा फी, इस तरीके से ये हो जाएगा एम बी डी वी इक्वल्स टू फी टी टी। लिमिट लगा दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? तो भाई इस, ये डीवी है तो इसको बी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको टी के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम बी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी टी। निकालना क्या है हमें? अल्फा की वैल्यू, और अल्फा देखो क्या कब निकलेगी? जब तुम इस टर्म को ले जाते डिस्प्लेसमेंट तक जाओगे। तो अभी तुम कहाँ तक आ गए? वेलोसिटी तक आ गए। अभी तुम्हें कहाँ तक जाना है? डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट तक जाओ, वेलोसिटी को निकालो यहाँ से, 2 पावर टी, ये मास इधर आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी से आसानी से dx बना लोगे, dx बाई dt। अब इसको यहाँ ले जाओ, तो मतलब तुम्हें चीजें बस रिड्यूस करनी है, 2 pt बाय m, ये dt यहाँ चला गया, फिर दोबारा से dx आ गया, dx को यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन करोगे, एक तो तुम्हारे पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी और एक तुम्हारे पास x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, तो दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर देना, तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। कर लेंगे इतना, आगे बढ़ते हैं। ये मैं सेंड कर दूंगी, जिसको जितने क्वेश्चंस करने हैं करते रहना।
अब तुम आओ क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आ जाते हैं अपने अलग क्वेश्चन। चलो बेस अभी देखते हैं तुम्हारी ये, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। एक पहले सेकंड देखते हैं, थोड़ा आसान सा लग रहा है। ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक अ टर्न एंड मूव टुवर्ड नॉर्थ, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड। द अच्छा स्पीड चेंज नहीं हुई, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज 0। भैया एक्सीलरेशन तो हमें वेलोसिटी के उससे भी मिल जाएगा, डायरेक्शन से भी। यस मैम। ऐसा बताओ, हाँ क्या एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज 0, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहला क्या कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं और रेस्ट में डालने के लिए भी सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया है, तो बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस। देखो रिटार्डिंग फोर्स जब हमने पढ़ा था, रिटार्डिंग फोर्स लगाएंगे तो इससे पूछा है कि क्या दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि जब तुम ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी सी देर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्काइड करता है ना, थोड़ा सा वो स्काइड करेगा। और वो स्काइडिंग किस पे डिपेंड करती है, ब्रेक लगाने के बाद जब स्काइड करेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जब उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 होगी, ब्रेक के बाद तो क्या होगा, रिटार्ड होगा। मान लो अभी v वेलोसिटी से चल रहा है, जब तुमने जस्ट ब्रेक लगाया, v वेलोसिटी से चल रहा है, तुमने ब्रेक लगाया, तो अभी वो क्या होगा, रास्ते में डी एक्सीलरेट होगा और फिर फाइनली जाके 0 हो जाएगा। तो वो कुछ मिनट उसी को बोलते हैं स्काइडिंग। तो ये वही बोल रहा है कि क्या दोनों सेम डिस्टेंस पे जाके रेस्ट पे आएंगे, मान लो, या अलग अलग आएंगे। और गिवन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ mv²। ठीक है, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम तो ये तो नहीं कह सकते कि मास दोनों का बराबर है या दोनों की वेलोसिटी बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। ठीक है, अब सोच समझ के बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन ये भाई, दूसरा तो तुम्हें सीधा तुम्हारी आंखों के सामने क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि एक्सीलरेशन 0 क्यों होगा, वो तो चेंज पे भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। पहला बताओ। हम करेक्ट है पहला। कौन सा वाला? पहला वाला करेक्ट है। हाँ देखो, दूसरा तो तुम्हें दिख ही रहा है कि भाई एक्सीलरेशन तो 0 नहीं होगी, ये तो तुम्हारा बेसिक से आंसर आया है ना। तो ये तो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट होने से कौन कौन से, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन बी बचा, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन डी बचा, है ना। तो अब ये देखना है क्या पहला भी गलत है कि सही है। देखो अब दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से हैं। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी दोनों की मान लेते हैं, जो भी वॉट एवर काइनेटिक एनर्जी के ही मान लो, ठीक है।
अब ब्रेक लगाया दोनों ने, सेम ब्रेक लगाया और सेम प्रोवाइडिंग, मतलब सेम फोर्स लगाया है। सेम फोर्स का मतलब है कि जो एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेशन होगी वो दोनों की क्या रहने वाली है, रिटार्डिंग Same. फोर्स की बात है, तो दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम होगी। हाँ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो यहाँ से तुम्हारा एस इस चीज पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन दोनों की सेम है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है। बात आई फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे आएंगे, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। अब आप हमें करके बताएं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो जाएगा आसान है। फिफ्थ करो, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, 2 मिनट में, बस 2 मिनट। लेट कर लो, इनिशियली वेलोसिटी u है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, बोलो, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, मैम हाफ m cos mu cos 30। u cos स्क्वायर, cos का भी तो करेंगे, u cos स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो देखो जो इनिशियल वेलोसिटी से जब तुम किसी पे थ्रो करोगे, तो इस u के तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, एक cos और एक sin। जब फाइनली किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे सिर्फ cos कंपोनेंट रहेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में तुम्हें u के फॉर्मूले में सिर्फ u स्क्वायर cos स्क्वायर 30 लिखना है ना, तो cos स्क्वायर 30 तुम्हें गिवन है, विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, √3/2। यहाँ से निकाल लोगे आसानी से जो रेशो आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 1। भाई इसके तो तीनों सवाल ही करो, तीनों अच्छे हैं, तीन है चार, चार हैं, चारों ही करो, चारों बढ़िया सवाल है। कल की क्लास में कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और वो, बस इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेकंड फोर का सवाल है।
देखो कोई ऑब्जेक्ट ई एनर्जी से आ रहा है और उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, जैसे वो भी कोई मोशन में आ रहा है, वो स्प्रिंग थी तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग 25 सेंटीमीटर से कंप्रेस हो गई और जिससे कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, E/2 हाफ हो गई। तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो एनर्जी कंजर्व कर दो इसमें तो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो सबसे इजी ऑप्शन है। कंजर्व करो एनर्जी, या फिर वर्क एनर्जी काइनेटिक वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, जो मन करे वो लगा लो। बताओ किससे करोगे। कंजर्वेशन ज्यादा इजी रहता है एनर्जी का कंजर्वेशन, जैसे यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट, इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही होगा। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी स्प्रिंग की, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, वो अपनी मोशन पे थी, तो कोई स्प्रिंग कांस्टेंट कोई भी अपनी नेचुरल लेंथ पे था, तो एनर्जी काइनेटिक जीरो थी। बस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, ई, तो काइनेटिक एनर्जी ई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनिशियली। फाइनली बताओ, फाइनली तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, देखो 25 सेंटीमीटर से 1/2 के एक्स स्क्र, तो सेंटीमीटर में वही मीटर में करो 0.25 स्क्र, राइट, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ फाइनली, फाइनली काइनेटिक एनर्जी, देखो स्पीड हाफ हुई है तो हाफ एम इनिशियली V/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी V/4, और इनिशियली ये ई था तो ये कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई तुम्हारी E/4 पहले से, तो ये यहाँ पे E माइनस E/4, और ये हो गई तुम्हारी हाफ के 0.025 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3E/4 इक्वल्स टू 1/2 के 0.025 का स्क्वायर। क्या निकालना, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज्ड स्प्रिंग विल बी दिस, तो के की वैल्यू निकालनी है, निकालो कितना आएगा, सॉल्व हो जाएंगी, बस के ही बची है, ई की टर्म्स में आ जाएगा, कितना आएगा 0.25 को क्या लिख सकते हैं 125/100, ठीक है, इसको देख लो कैंसिल करके कितना आया, just 5/4, तो कर लो उसको सॉल्व, 3E/2 इक्वल्स टू के, मैं आंसर बता देती हूँ, ये आ रहा है तुम्हारा, एन की वैल्यू आ रही है 24, आ रही है सॉल्व करके। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है मैंने इनिशियली और फाइनली, तो इनिशियली देखो तुम्हारा रेस्ट पे था, जब कोई भी स्प्रिंग में क्या होता है, जब भी अपनी नेचुरल लेंथ पे रहेगी
तो कोई भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो कितनी लिख दी जीरो। फाइनली वो स्ट्रेच हो गई 0.25 से, तो 0.25। ठीक है, आसान था। इसको एक बार देख लेना कैलकुलेशंस में। सेकंड करिए। सवाल पढ़ देती हूँ। 6 मीटर की एक चेन है लेंथ की, टेबल पे रखी हुई है, सच दैट अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग। इसका कुछ पार्ट टेबल की एज से हैंग कर रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। तुम्हें बताना है कि द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड द टेबल इज 0.5, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। तो बताना है कि वो कितनी की, मतलब बिना स्लिप हुए कितनी चेन की लेंथ है जो टेबल से हैंग होके रह सकती है। मान लो ये चेन है, ये कुछ हैंग हो रही होगी टेबल से। ठीक है, तो ये लेंथ बताओ कि कितनी हो सकती है। फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.5। टोटल लेंथ एल है। तो मान लो कि जो ये हैंग कर रही है, ये तुम्हारी कुछ एक्स सेंटीमीटर है। फ्रिक्शन किस किस के बीच में रहेगा, जो टेबल पे रखी हुई है, राइट। तो लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन जो टेबल पे रखी हुई है वो हो जाएगी तुम्हारी लेंथ 6 - x। बस यही हिंट है, अब करो। अच्छा, इसको जो नीचे पुल कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg फोर्स। और जो इसको रोक के रख रहा है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो देखो, मैम समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सवाल ये है कि मान लो एक तुम्हारे पास 6 मीटर की एक चेन है। ठीक है, लेंथ है जिसकी। अब क्या करा, एक टेबल पे वो रखी हुई है वो चेन। ठीक है, अब उस चेन का कुछ पार्ट जो है टेबल के एज से नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, जैसे ये बाहर की तरफ है, ये पूरा का पूरा टेबल पे नहीं लेटा हुआ, कुछ टेबल की एज से बाहर आ गया। तो हम ये, और टेबल की सरफेस और चेन के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 0.5। तो तुम्हें बतानी है मैक्सिमम चेन जो हैंग कर सकती है, मतलब बिना वो एक्सीलरेट हुए या पूरी की चेन नीचे आ जाए, ये नहीं करना। तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, वो जो एज से हैंग कर सकती है। मैक्सिमम लेंथ बताओ। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि वो जब तुम इसको लिखोगे तो सारी की सारी चेन नीचे आ जाएगी। तो बस वही लेंथ बतानी है कितनी है। फ्रिक्शन जो है वो कितना है, देखो mg, म्यू एम जी होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी। इसकी वजह से फोर्स के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट एक्स। फोर्स बैलेंस करो। फ्रिक्शन फोर्स होता है तुम्हारे पास म्यू एम जी। दोनों के फोर्स बैलेंस कर लो, या फिर सॉरी वर्क। तो देखो कैसे, अगर मैं फ्रिक्शन उसकी बात करूं, ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी, देखो
मास जो पार्ट है जो तुम्हारा चेन का जो हैंग कर रहा है, ठीक है, उसका मास। तो मान लो x सेंटीमीटर वाली जो चेन है वो हैंग कर रही है, तो पूरे 6 सेंटीमीटर का तो मास नहीं आएगा, सिर्फ कितने का आएगा जो हैंग कर रही है। तो कैसे लिखूंगी, एक्स जी, है ना। अब इसका मास कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ लिख देती हूँ कैपिटल एम। टोटल इस 6 मीटर की लेंथ का मास मैंने मान लिया कैपिटल एम है, यहाँ लिख दिया एम बाय एल। इसको किसके बराबर कर दूं, फ्रिक्शन के बराबर, कि जब तक ये बराबर रहेंगे जब तक तुम्हारे ये एक्स मीटर की चेन सही सलामत रहेगी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ये पॉइंट ज्यादा हुआ, सारा का सारा चेन नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 6 म्यू एम जी होता है ना, म्यू एम जी। तो एम जी कैसे लिख सकते हैं, जी मास पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ का मास चाहिए मुझे बताओ, फ्रिक्शन के लिए क्या लें, एक्स लें या 6 - x लें। फ्रिक्शन किस किस के बीच में है, टेबल और चेन। तो टेबल और चेन के पास कितनी लेंथ है, 6 - x, क्योंकि x तो नीचे हैंग कर रही है। तो ये हो गया, तो m बाय एल से m बाय एल कट गया, g से g कट गया। अब ये इसको क्या कर दो, यहाँ से तुम्हारे पास म्यू है और 6 - x है, वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू म्यू 0.5 और ये कितना है 6 - x। ये तुम्हारी इक्वेशन निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 3 माइनस 0.5x वो वहां पे जाके 1.5 हो जाएगा। तो 3/1.5 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो 2 मीटर आंसर है, ठीक है। जैसे अब 2 मीटर से थोड़ी सी भी लेंथ को क्या करोगे, नीचे हैंग करोगे, मान लो 2.5 मीटर की लेंथ को नीचे एज पे तुम हैंग करा रहे हो, तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। वो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम एक्सिलरेट कर जाएगा, सारी की सारी चेन डाउनवर्ड्स जाके गिर जाएगी, ठीक है। ये ऐसा होगा, समझ आया कि गया ऊपर से। आ गया मैम। बस क्या करा है, फोर्स बैलेंस कर दिए मैंने, फ्रिक्शन और ग्रेविटी। बस इसमें डिस्टेंस का याद रखना, किसके लिए कौन सा लेंथ ले दो। चलो ये वाला कर दो, क्वेश्चन नंबर 4। तुमने इतने दिन से कोई प्रैक्टिस नहीं करी ना सवालों की, सुरेंद्र, शिवम, गौरव, कशिश है। अब नहीं बोलेगा ये सुरेंद्र, कहाँ गया ये। अच्छा, आज शिवम की आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में लिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, वेरी गुड। शिवम का माइक नहीं वर्क कर रहा। शिवम कौन से सवाल के लिए कह रहे थे, दोबारा समझना है, लिखो एक बार चैट बॉक्स में।
नोट करो। सवाल क्या कह रहा है कि एक बॉल को हम लोग ऊपर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम ए हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्प्रिंग पे एक फिक्स किया गया है, वहां से 100 ग्राम की बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप कराया गया है, ड्रॉप ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। द बॉल अब देखो कंप्रेस हो जाएगा, ऊपर से बॉल आई है 10 सेंटीमीटर की हाइट से, प्लेटफॉर्म पे वो बॉल ड्रॉप हुई है, द बॉल स्टेज ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे बॉल गिर गई। अब प्लेटफॉर्म क्या हो गया, h/2 से डिस्प्लेस हो गया, तो h/2 से डिस्प्लेस हो गया, तो बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। h/2 से डिस्प्लेस हो गया, h/2 नहीं, ये h/2 है कि h है, 2h से, यानी 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, इसमें भी तुम वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो 2 बार लगेगा, है ना, कि ये बॉल पहले h हाइट से आई, तो सारी की सारी एनर्जी इसने ट्रांसफर कर दी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² बॉल, ठीक है। तो जब ये बॉल यहाँ पे आई तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या हुआ, इसकी एनर्जी से ये स्प्रिंग डिस्प्लेस हो, कंप्रेस हो गई विद 2h सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, एनर्जी कंजर्व करो। इनिशियली आंसर बताओ, चेक करती हूँ। आंसर दिया, ये लगा दो बस, एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। पूरे सिस्टम के लिए। तो इनिशियली देखो काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं हमारे पास, क्योंकि बॉल जस्ट ड्रॉप हुई, जस्ट जब बॉल ड्रॉप हुई तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं,
सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई। तो कितनी एनर्जी थी, देखो एच हाइट ड्रॉप हुआ है तो एम जी एच हाइट है ना, इतना। फाइनली तुम्हारे पास स्प्रिंग एनर्जी आई जिसको हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, तो हाफ के, ये देखो एच बाई टू है ये, ठीक है, ये गलती से लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एच टू, दिस इज एच बाई टू। तो ये यहाँ पे ये कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स कितना है तुम्हारा एच बाई टू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी जब ये अब जब दोबारा कंप्रेस्ड होगा तो, देखो अगर तुम मानते हो कि ये हम ये इस रेफरेंस से चेक कर रहे हैं, ठीक है, तुमने इस रेफरेंस से चेक किया तो तुमने देखी एम जी एच, यहाँ से एच हाइट ऊपर है, तो ये एम जी एच हुआ। अब ये तुम्हारा क्या चला गया एच बाई टू डाउनवर्ड, है ना, इस तरीके से। तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा बॉल के पास? भाई जीरो हो जाएगी क्या काइनेटिक एनर्जी? जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहेगी, तो कितनी हो जाएगी वो एनर्जी? रेफरेंस लाइन से अब आप डाउनवर्ड गए हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस एम जी एच बाई टू, ठीक है, रेफरेंस लाइन से। ये रेफरेंस लाइन के ऊपर थी हमारी पॉजिटिव एच, अब यहाँ से जा रहे हो तो हमने नेगेटिव मान ली, तो तुम्हारे पास टोटल ये कितना हो गया, एम जी एच प्लस एच बाई टू प्लस एम जी इक्वल्स टू वन बाई टू के एच स्क्र बाय फोर। एच की वैल्यू 10 है, वैल्यू रखो, मुझे किसकी वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ यहाँ से कि के कितना आ रहा है। मैम 120 आ रहा है। हाँ, कशिश का भी सही आंसर, प्रतिष्ठा का भी। शायद ये क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में भी डिस्कस किया था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है ग्रुप में डिस्कस हुआ था ना ये क्वेश्चन, मे बी, आई एम नॉट रॉन्ग। कशिश एक बार, कशिश क्या बोल सकती है तुम, माइक अपना अनम्यूट कर सकती हो क्या कशिश? कशिश से सुन, कशिश, कशिश कहेगी मैम आंसर लिख दिया, आप तो पीछे ही पड़ गई। शिवम क्या कह रहा है, एच प्लस एच बाई टू लगा दो टोटल, ठीक है कल ही बताऊँ। ठीक है, देखो ये एट द एंड इसका जो तो हमने लगाया है एम जी एच प्लस बाई टू, और लास्ट में यहाँ पे भी यही आया था, है ना, अभी हमने किया था, तो ये एम जी एच प्लस बाई टू आया था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, या ये मान लो कि ये एच हाइट तो यहाँ गया है और फिर एच बाई टू फिर नीचे चला गया है ना, तो टोटल ये जो बॉल है ये कितनी नीचे आई है, एच एच प्लस एच बाई टू नीचे आई है ना, तो ये इतना टोटल डिस्टेंस चली है। और उसी वही इसका किस में चेंज हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का चेंज कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स था तुम्हारा एच बाई टू, तो दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देना, है ना, सेम ही था, पर ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया है। हाँ, इन्होंने देखो डायरेक्ट ही किया है वैसे तो, पर सेम आंसर सब भी सेम ही आएगा। ओके,
स्प्रिंग फोर्स के बहुत हो गए, अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ये एम्बेडेड वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करना है एक बारी। तो देखो, बहुत ऐसे एम्बेडेड वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसमें क्या है कि ये एक बैग ऑफ सैंड जिसका मास सस्पेंडेड बाय ए रोप, एक रोप से सस्पेंड कर रखा है एक ये बैग, ठीक है, जिसका मास 9.8 केजी है। एक बुलेट जो आएगी 200 ग्राम्स की, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब जाके एम्बेडेड हो गई। एम्बेडेड का मतलब है इसी के साथ चिपक गई है ना, ग्लू हो गई, मतलब दोनों स्टिक कर गए। एम्बेडेड का मतलब होता है स्टिक कर जाना, तो दोनों स्टिक कर गए। तो 9.8 इसका मास था, 200 अभी आके ऐड हो गया, तो कितना मास हो गया? पूरा 10 केजी का। तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो गया, तो बता दो कितना लॉस हो गया। क्या कर सकते हो तुम लोग? फाइनल वेलोसिटी निकाल लो मोमेंटम कंजर्व करके, बस वही तुम्हारी बी फाइनल आ जाएगी, और मास तुम्हारे पास है ही। देखो, पहले 9.8 वाला जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसके पास कोई भी वो नहीं था। फिर बुलेट जो थी 200 ग्राम वाली, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ठीक है। फिर दोनों एक साथ आ गई 10 किलो से। अब उनकी वेलोसिटी तुम्हें बता, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी तुम निकाल, ये वेलोसिटी निकाल लोगे। ये ग्राम में है, पर इसको केजी में जरूर कर लेना। ये 0.2। 1/5 इक्वल्स टू v। ये कितना आ गया? v की वैल्यू 1/5 आ गई है। कितना आंसर है? आंसर होना चाहिए इसमें बी ऑप्शन। देखते हैं किस किस का आ रहा है। वाह शिवम, वेरी गुड। प्रतिष्ठा का ग्राम में कैसे आ सकता है? दोनों पता हो गया अब तो। 9.8 जी है, ठीक है। चलो, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है भाई, अब एक लास्ट देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। मास और, हाँ चलो ये करो, ये अच्छा सवाल है, करो। नहीं, इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन को लिखो एक साथ, हर किसी के लिए टेंशन देखो और एक्सीलरेशन देखो, ठीक है, और विद साइन लिखते जाओ। फिर तुम्हें एक्सीलरेशन का एक अरेंजमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा।
arrangement A1 A2 are the acceleration of mass m1 m2. देखो अगर इसमें मैं बताऊं कि अगर मुझे इसमें टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, इसके पास कितनी टेंशन हो गई 2T, मतलब यहाँ पे 2T हो जाएगी है ना इस पॉइंट पे। है ना, ये टी तो यहाँ पे ये 2T गया, तो इसमें जो पूरी आएगी वो यहाँ पे भी 2T जाएगी, फिर ये 2T 4T हो गया, तो यहाँ पे 4T जाएगी, तो यहाँ पे भी 4, इसके पास ये भी 4T, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ये हो गया, यहाँ पे ये टेंशन T और ये भी टेंशन T, इस तरीके से इनके पास तुमने टेंशन डिवाइड कर दी। अब एक्सीलरेशन लेट कर लो, एक्सीलरेशन लेट कर लो कि m1 जो है a1 से मूव कर रहा है, ये a2 से, और ये a3 और ये वाला a4 से। पास एक्सीलरेशन a1 है, इसके पास a2 है, इसके पास a3 एक्सीलरेशन है, इसके पास a4 एक्सीलरेशन, इस तरीके से। तो 4a1 हो जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास, देखो अगर मैं इनका फॉर्मूला लिखूं t और इसमें, तो 4T A1, m2 कितना है, m के पास कितनी एक्सीलरेशन है 2, प्लस 2T A2, इसके पास कितनी है T A3, इसको किसके बराबर कर देंगे 0 से, T हटता चला जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से। देखो 2A1 के पास है ही नहीं हमारे पास 2, A1 के पास कितना है 4, और A2 के पास कितनी एक्सीलरेशन है 2, T3 के पास कितनी है T, और सिमिलरली A4 के पास भी कितनी टेंशन है T। तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा A, और इनको सबको 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। ये पढ़ा है ना कि टेंशन मेजर करते जाएं और टेंशन और फोर्स को विद डायरेक्शंस लिखते जाएं, तो ये लिखते गए तुम लोग टेंशन और ये, तो ये तुम्हारा एक रिलेशन आ गया। सॉरी मैं 4 लगाना भूल गई, प्लस A4, अब ये 0 के बराबर, T हट जाएगा तो यू विल गेट A ऑप्शन। देख लो ये तो, ये भी कितना आसान था। हाँ प्रतिष्ठा, यस, 0 आंसर कैसे आ गया भाई। वेरी गुड प्रतिष्ठा। इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन में लिखते हैं ना हम लोग कई बार, उसमें कंस्ट्रेंट मोशन में भी करते हैं ऐसा, कंस्ट्रेंट मोशन में टेंशन और एक्सीलरेशन को इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी तुम्हें एक्सीलरेशन पूछा जाए ना कि एक्सीलरेशन के लिए, देखो ये इसके लिए नहीं है, जब भी तुम्हें एक्सीलरेशन की ऐसी वैल्यूज पूछी जाए, यहाँ पे ये जैसा क्वेश्चन है ये इस तरीके की वैल्यूज, तो हमेशा क्या काम करना, टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यूज मास के साथ लिख के चले जाना, जैसे यहाँ पे किया है। तो जिस मास के साथ जो एक्सीलरेशन की वैल्यू जुड़ी हुई है उसको साथ में लिखते जाओ, और यहाँ से तुम्हें एक एक्सीलरेशन के साथ रिलेशन मिल जाएगा, और उन सबको 0 के बराबर कर देना। अच्छा तुमने सॉल्यूशन नहीं देखे, ठीक है, आई एम सॉरी। ओके भाई, हो जाएंगे क्वेश्चन। ये मैंने कैमरा आज थ्रू आउट ऑन ही नहीं किया कि अभी ऑफ हो गया, चलो अभी ओके। ऑफ हुआ है। अच्छा
तो अब तुम लोगों को मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। एक दो क्वेश्चन और करने हो तो देख लेना, अदरवाइज कल की क्लास में हम लोग कॉलिजन और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय मैम, गुड नाइट मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय। पढ़ते रहो भाई। बाय मैम, थैंक यू मैम।